इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉरेन रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट। $8 बिलियन की पाकिस्तान में सिर्फ फूड आइटम्स की इंपोर्ट है। सबसे पहले इसका टारगेट ये है कि $8 बिलियन की इंपोर्ट को कम जितना हो सके कम से कम किया जाए। एग्रीकल्चर को चाइना के साथ सी पैक के अंदर शामिल कर लिया कि 1.5 करोड़ खानदानों को हुकूमत ने अभी एहसास प्रोग्राम के तहत 7 लाख तक इलाज करने की फैसिलिटी दी है। फॉरेन रिलेशन में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें आती हैं फॉरेन रिलेशन में, एक आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। आपकी ट्रीटमेंट आपके दोस्त के साथ और आपकी ट्रीटमेंट आपके दुश्मन के साथ डिफाइन होनी चाहिए। नून लीग के दौर में पहले 4 साल के अंदर बिल्कुल भी कोई फॉरेन मिनिस्टर रहा ही नहीं था। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के अंदर भी हुकूमत जैसे कि 10 बड़े डैम्स पर काम कर रही है, जो कि इस मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं यहाँ पे ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि इनमें से कई डैम्स ऐसे हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन माजी की हुकूमतों में पैसे की कमी की वजह से रुक गई थी, वो भी इस हुकूमत ने शुरू कराए हैं। आपने रोड की डेवलपमेंट के हिसाब से देखा होगा कि 3 टाइम्स प्लस शहबाज शरीफ के दौर से ज़्यादा ये रोड्स बनी हैं। और आपने रावी सैफन का प्रोजेक्ट देख लें और इसी तरह के बंडल आइलैंड्स का देख लें आप, कराची के बंडल आइलैंड्स का दो, अगरचे ये रावी सैफन का बंडल आइलैंड्स के प्रोजेक्ट्स या जो पेरी अर्बन हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पेरी अर्बन हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स पे तो काम हो रहा है। रावी सैफन का डिले में था क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि अदालत में केस लगा हुआ था, तो वहाँ से अभी तक डिसीजन नहीं आया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बंडल आइलैंड्स का, वो फेडरल का सिंध हुकूमत से थोड़ा सा चल रहा है, उसकी वजह से वो शायद डिले में चला जाए, वो शायद हमें इसका रिस्पॉन्स नज़र ना आए। लेकिन रावी सैफन चूँकि इनका अपना है, उस पर काम होता नज़र आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें पेरी अर्बन हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 10 पाकिस्तान के पंजाब के जो 10 बड़े गांव हैं, देहात के एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कह लें हम, कि उनके अंदर बड़े लेवल पर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। तो इसी तरह जिस तरह हुकूमत ने वादा किया था कि वो 50 लाख घर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसी तरह उन्होंने उसकी शुरुआत भी कर दिया है और इस्लामाबाद में 1000 फ्लैट्स और 500 घर भी डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अभी तो ये नंबर फिगर्स बहुत कम है, बहुत छोटे लेवल पर स्टार्टिंग में, लेकिन इनिशियल आपको एक बेस बनाने के लिए आपको आपने एक जब शुरुआत कर दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंक्रीज भी हो जाएगी। लेकिन ये तो हकीकत है ना, जिस तरह से रशीद साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने वादे 50 घरों के किए थे, लेकिन बनाए सिर्फ 1400 घर हैं, जो कि इनफ नहीं है। जब तक हुकूमत कम से कम 1 लाख घर नहीं बनाएगी तो मैं नहीं समझता शायद कि लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात कि नुमान, लोगों में एक अहम बात यह है कि लोगों में एक अनसर्टेनिटी है। इतना कुछ जो हम बता रहे हैं उसके बाद भी लोगों में अनसर्टेनिटी, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है उसकी 2 बेसिक वजह उसकी ये है कि सबसे पहले तो मीडिया उनको फ्रंट पे शो कर देता है, वो वही समझते हैं। मीडिया जो शो करता है, मतलब जो न्यूज़ चला देता है, वही लोग उसी पर यकीन करते। वो उसको रिसर्च करने की, उसको सर्च करने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते। तो पहला तो मेन फैक्टर ये हो गया ना कि मीडिया बहुत उसमें, यानी आप ये एग्री नहीं करते कि जिस तरह से लोग सारे कह रहे थे कि हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही, आप इससे एग्री नहीं करते कि हुकूमत करने की बात नहीं है, हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत कर रही है, लेकिन जो मीडिया है ना वो वही शो करती है जो उसको अपनी रेटिंग के लिए अच्छा लगे। मतलब वो अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया, बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो रही है। मतलब कि वो अपनी रेटिंग इम्प्रूव करने के लिए वो शो करती है जो जिससे उसकी रेटिंग इम्प्रूव होती है, ना कि वो शो करे जिससे अवाम में अनसर्टेनिटी कम हो और वो लोगों को हकीकी मालूमात फराहम करे। बिल्कुल ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं। और सेकंड उसकी मेन रीज़न ये है कि महंगाई। जब महंगाई होती है तो उसकी वजह से लोगों में अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, उनसे कोई मैनेज नहीं हो रहा और इस तरह की चीज़। मैं साथ ऐड करूंगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से मिलती है। बहुत सारे ऐसे चैनल सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, हुकूमत के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में जो बात कर रहे होते हैं, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब हम देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल रही। वहाँ ज़्यादातर टॉक्स हो रही होती हैं आपस में, उनमें बातचीत हो रही होती है, बस वही चल रहा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बाकी सोशल मीडिया से मिल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया से इन्फॉर्मेशन। शायद अनसर्टेनिटी की एक बड़ी वजह मेन स्ट्रीम मीडिया ही है, जो कि जैसे वो भाई बात कर रहे थे कि
मीडिया जो कुछ दिखाता है, प्रोजेक्ट करता है, उससे वही लोग परसीव कर लेते हैं, वही लोगों की परसेप्शन बन जाती है। अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी अहम है नुमान, इसी से रिलेटेड, कि जैसे कि हमने वसीम साहब से पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत डिक्लेयर नहीं करती, कोई बात डिक्लेयर तो करती है लेकिन नज़र नहीं आता। तो इस बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये वही मतलब कि वही फिर आ जाता है कि जो लोग रिसर्च नहीं करते, सर्च नहीं करते, जिसकी वजह से वो बस जो मीडिया ने दिखा दिया कि जी ये बेरोज़गारी है और कोई काम नहीं हो रहा, महंगाई, गुर्बत, तो ये सारे वही परसेप्ट कर लेते हैं और वही अपने दिमागों में बिठा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जी कोई काम नहीं हो रहा, और इसी वजह से वो फिर आगे हम जब सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इमरान खान के मेरे ख्याल में 4 बड़े डैमों पे तो विज़िट तो दिखा चुके हैं, जिसमें बादशाह डैम है, मेमन डैम है, और इनके जितने काम हो रहे थे वो उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी है। इसके अलावा ग्वादर पे उनका विज़िट, अभी पिछले दिनों रिसेंटली एक वीडियो आई थी कि ग्वादर के प्रोजेक्ट को जो लेवल 2 पे लेकर जा रहा है। तो ये काम तो हो रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर एज सच नज़र नहीं आते, शायद इसकी वजह से कि इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा वसीम साहब की, जो वो कह रहे थे कि डिक्लेयर तो करती है हुकूमत, लेकिन उसका रिस्पॉन्स मतलब कि उस पर काम होता नज़र नहीं आता, या काम करती नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करती। इसके अलावा नुमान, जैसे हम बात करें, अब्दुल रशीद साहब ने जैसे कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम सारे लोगों को पकड़ेंगे, करप्ट लोगों को, लेकिन किसी को पकड़ा नहीं। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आपने देखा होगा, ये अदालतों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जितने भी आपने देखा होगा कि करप्ट लोग हैं, वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और उनको सज़ा भी हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब को जैसे सज़ा हो गई है, वो बाहर जो गए हैं वो फ्री होकर नहीं गए, वो अदालत से सज़ा हो गई थी, वो जेल में थे, उसके बाद दवाई लेने के लिए वो बाहर गए हैं। यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से एनआरओ, ये सारी पार्टीज़ के बारे में एनआरओ का एक इशू उठा था, उसके बाद समझा जा रहा था आज के बाद इन पार्टीज़ का किसी का एहतसाब नहीं होगा। उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से सारे सियासतदान बरी हो गए थे एनआरओ की वजह से। उसके अगेंस्ट इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इन सारों का एहतसाब करूँगा, जो कि उन्होंने किया। ये गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एनआरओ की वजह, अकाउंटेबिलिटी की वजह से ये सब रिफ़ाइन होगा, हमारा सिस्टम रिफ़ाइन होगा। मैं तो इस बात में समझता हूँ कि सिस्टम रिफ़ाइन होता ही अकाउंटेबिलिटी की वजह से। अगर एक शख्स अपना अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपनी ही छोड़ दे तो सिस्टम कभी भी इम्प्रूव नहीं होता। बंदा इंसान खुद इम्प्रूव होना रुक जाता तो सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने शुरू की, और किसी न किसी हद तक हम ये समझते हैं, मैं ये मानता हूँ, आप इससे एग्री करते हैं कि अपने लोगों पर अकाउंटेबिलिटी इस हद तक नहीं हो रही? नहीं, मैं इससे एग्री बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले इमरान खान ने अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को ख़ुद पेश किया और अदालत ने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर भी किया। इसी तरह एज ए लीडर ने अपने आप को पेश किया। बाकी लीडर्स में हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के, तो जरदारी साहब तो बड़ी कंटिन्यूसली पेश हो रहे हैं अपने आप को, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी पेश किया है, लेकिन जब उन्हें सज़ा होगी तो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। पे अलीम खान साहब पे केस चल रहा है, हम देखते हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब अब नैब के चक्कर काट रहे हैं, उन पर केस चल रहा है। वो अलीम खान साहब को या जहांगीर तरीन साहब को किसी को एनआरओ नहीं दिया। ये एक मिसकंसेप्शन है कि इमरान खान साहब ने एनआरओ दे दिया। एनआरओ नहीं दिया किसी को। इमरान खान साहब ने हर पार्टी में आने वाले हर शख्स से यही बात की थी कि जो भी आप पे केस बनेगा वो केस आप खुद फेस करेंगे। आपको इमरान खान या पार्टी की तरफ से कोई फेवर नहीं मिलेगी किसी किस्म की भी। जो अदालतों का प्रोसेस होगा, जो नैब का प्रोसेस होगा, वो आप खुद फेस करेंगे। वही जहांगीर तरीन साहब फेस कर रहे हैं, अलीम खान साहब ने किया। जुल्फिकार बुखारी साहब पर रिंग रोड इस्लामाबाद के अंदर जब के वो भी उस केस से क्लियर होकर ही सामने आएंगे। इमरान खान साहब का सिर्फ ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसके अंदर किसी को फेवर नहीं देनी। डिसीजन अदालतों से होने हैं, डिसीजन सारे प्रोसीजर से होना है, किसी को फेवर इमरान खान साहब नहीं देंगे। यही होता है एक प्रोसेस, एक सिस्टम के तहत जो मामला चलते हैं, तो उसमें यही कुछ होता है। तो यहाँ मिसकंसेप्शन है लोगों की कि शायद इमरान खान साहब ने जुल्फिकार बुखारी को एनआरओ दे दिया, साइड लाइन कर दिया, या इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को, अलीम खान को साइड लाइन कर दिया, ये बाहर आ गए। बाहर तो इसका मतलब फिर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, मरियम भी बाहर हैं, सारी बाहर हैं, जरदारी साहब भी बाहर हैं। वो हमारे सिस्टम की कमज़ोरी की वजह हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी को एनआरओ नहीं दिया। अगर एनआरओ की बात करेंगे तो बाकियों को भी। बाकी ईमानदारी के बारे में नुमान, आप इमरान खान साहब के एग्री करते हैं, ईमानदार हैं? मैं तो बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि जब एक मुल्क की एक बाहैसियत
रोब अदालत ने इमरान खान साहब को दयानतदार और ईमानदार डिक्लेयर कर देते। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि लोगों को अदालतों पे एतमाद कम है? जब तक इमरान खान ने कह भी दिया है, अदालतों ने कह भी दिया इमरान खान साहब को ईमानदार, फिर भी अदालतों पे लोगों को एतबार कम है। लेकिन आप अगर उनसे खुद सवाल करें ना, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ भी हैं, आप उनसे भी सवाल करें तो वो भी कहते हैं कि वो ईमानदार और सादिक और अमीन ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं कि इमरान खान साहब के बारे में हर बंदा ये बात ज़रूर करता है, चाहे मुखालिफ हो चाहे अपनी पार्टी का हो, कि इमरान खान कुछ है नहीं है लेकिन ईमानदार ज़रूर है, दयानतदार है। और एक मेरे ख्याल में एक बात लोगों में एक परसेप्शन एक बनी हुई है कि वो नाअहल है। नाअहल और ईमानदार हो, आप किसको चुनेंगे? मैं ईमानदार को। आप एक ईमानदार शख्स को एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में, वो उनसे ज़्यादा फ्लरिश कर जाएगा, ज़्यादा पॉलिश हो जाएगा। लेकिन आप एक बेईमान शख्स को कभी भी ईमानदार दयानतदार नहीं बना सकते। उसको आप अपने दुकान के गल्ले पे बिठा देना तो वो गल्ला खाली करके ही छोड़ेगा। इस तरह आप एक हुकूमत मुल्क का वज़ीर आज़म हो, अगर वही बेईमान बैठा हुआ हो या मुल्क का किसी ओहदे पर कोई बंदा बैठा हो वही बेईमान बैठा हो, तो आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ईमानदारी दिखाएगा या आपकी कोई भलाई सोचेगा या मुल्क की कोई भलाई सोचेगा? तो मैं भी एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब ईमानदार बहुत हैं, और लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो ये कोई मेरे लिए इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल बाद एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, लेकिन ईमानदारी मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है इसकी बजाय इसके कि एक्सपीरियंस के। तो व्यूअर्स, ये था हमारा रिव्यू। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और आपको किस बंदे की राय सबसे अच्छी लगी और किस से आप डिसएग्री करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे बारे में भी, हमारी वीडियो हमारे कमेंट्स में कितनी बातों से एग्री करते हैं कितनी डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में।